हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के लिए कार्बन की। बच्चों, कार्बन सी से इसको दिखाएंगे और ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है, परंतु हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है। जैसे हमें मालूम है, हमारे पर्यावरण में 0.03% वायु में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है और भौतिक रूप से तो और भी कम है, ठीक है। पर हर एक वस्तु कार्बन की बनी हुई है। कार्बन है हर एक वस्तु के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में। और हमारी सारणी के अंदर कार्बन का नंबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 2 4। और संयोजकता कितनी आ गई, इसकी संयोजकता कितनी आई 4 आ गई। यानी कि अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। पर ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले पाना आसान है और ना ही दे पाना आसान है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। शेयर यानी कि साझा करता है, साझेदारी करेगा। साझेदारी में क्या होगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। अब सहसंयोजी आबंध कैसे बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन का परमाणु है, ठीक है। अंदर वाले कक्ष में 2 और बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, ये अपने ही कार्बन के साथ, परमाणु के साथ साझेदारी कर सकता है। देखो कैसे, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्ष में, इसी तरह से दूसरे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्ष में। तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि आबंध बना लेंगे। मान लो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लेगा। अब शेयरिंग होगी, यानी कि साझेदारी हुई है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, पर आपस में शेयर कर लिए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की संयोजकता पूरी हो जाए, ठीक है। और कैसे हुआ, सहसंयोजी आबंध के द्वारा हुआ। अब हमने आयनिक आबंध के बारे में भी पढ़ा है, पर वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, यही होता है ना। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शेयरिंग हुई, साझेदारी हुई, ठीक है। अब सहसंयोजी आबंध बनाएगा कार्बन, तो क्या होगा, उसके कुछ गुण आएंगे। गुण कैसे आएंगे, पहला गुण होगा तीनों अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। तीनों अवस्था कैसे, ठोस, गैस, द्रव, तीनों अवस्था में मिलेंगे। दूसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो आबंध बना, सहसंयोजी आबंध बना, ठीक है, तो ये आबंध कमज़ोर है। आयनिक आबंध में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उनके आबंध मजबूत थे। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साझेदारी है, और साझेदारी तो कभी भी टूट सकती है ना। और यहाँ पर आकर्षण बल कम है आबंध में, तो
ये गलनांक और क्वथनांक इसके कम होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं विलेयता की। कार्बन के जितने भी यौगिक हैं वो किस में घुलेंगे? बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि में घुल जाएंगे, पानी में अघुलनशील होंगे। अब विद्युत चालकता की बात करते हैं। विद्युत चालक नहीं है। क्यों नहीं है? अधिकतर कार्बन के यौगिक क्या है? उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स की संयोजकता पूरी की हुई है, तो वो कैसे होंगे? विद्युत के चालक नहीं होंगे। परंतु ग्रेफाइट इसका अपवाद है, विद्युत सुचालक है। ग्रेफाइट क्यों अपवाद है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है किसी और तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? ग्रेफाइट एक विद्युत सुचालक का काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कार्बन के अपर रूप पर। अपर रूप का मतलब है कि किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक मुक्त रूप में पाया जाना। यानी कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें सिर्फ कार्बन ही मिलेगी हमें। तो कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अगर हम हीरे को, ग्रेफाइट को और कार्बन को फुलेरिन को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें सिर्फ कार्बन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो हीरे की बात करते हैं। तो हीरा सबसे ज़्यादा सख्त पदार्थ है, जाना जाने वाला। जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में सबसे सख्त है और विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत कुचालक है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो स्ट्रक्चर, संरचना जो है 3D में है। दूसरा, इसके पास कोई भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में आपको बताया मैंने, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और बाकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और फुलेरिन अस्थाई है। ठीक है, और C60 की फॉर्म में, यानी कि 60 कार्बन के परमाणुओं के साथ पाया जाता है। अब इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा बकमिंस्टर फुलेरिन, एक आर्किटेक्ट जिसने एक गुंबद डिज़ाइन किया और वो है एक फुटबॉल की तरह, और फुलेरिन का जो संरचना है वो भी उस गुंबद की तरह है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया? बकमिंस्टर फुलेरिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या है? देखो, एक कार्बन ऐसा तत्व है जिसके अनेकों अनेक अनगिनत यौगिक पाए जाते हैं। हर एक तत्व के परमाणु के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से चेन बना सकता है। पहली है श्रृंखलन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? श्रृंखलन। लंबी लंबी श्रृंखलाएं यानी कि चेन्स बना सकता है। हजारों कार्बन इकट्ठे जुड़ सकते हैं।
एक चेन के अंदर। ठीक है बच्चों। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद बारी आती है शाखाओं की, यानी कि ब्रांचेस की। अनेकों अनेक शाखाएं बना सकता है, 3D में भी बना सकता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से शाखाएं बन जाएंगी, अनेकों अनेक कार्बन आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो क्या होगा, यौगिक अधिक से अधिक बनेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, वलित यौगिक बना सकता है, यानी कि वलित संरचना कैसी होगी, एक कार्बन से इधर जुड़ा, इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 और अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण है कि कार्बन अनेकों अनेक तरह की शाखाएं या श्रृंखलाएं या वलित स्ट्रक्चर बना सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन की। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। जब हम संतृप्त की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी है, यानी कि कार्बन को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उसके पास हैं। मान लो ये एक कार्बन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो क्या होगा, मान लो हमने मीथेन का उदाहरण लिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों इसने साझेदारी कर ली, सहसंयोजी आबंध बना लिया। तो क्या हुआ, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। ठीक है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो क्या ये आगे आबंध बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, संतृप्त हुआ। अब असंतृप्त की बात करते हैं। संतृप्त में हम उदाहरण लेंगे एल्केन्स का। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में, कार्बन यौगिक है। अब बात करते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक की। असंतृप्त के अंदर 2 या 2 से अधिक आबंध बनेंगे। ठीक है, कैसे, द्विआबंध भी बन सकते हैं, द्वि और त्रिआबंध भी बन सकते हैं, यानी कि 3, द्वि यानी कि 2। कैसे बनेंगे देखो, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेते हैं, और बाकी की साझेदारी किससे करेंगे, हाइड्रोजन से या किसी और परमाणु से कर लेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बचा था उसकी यहाँ पर क्या हुई, साझेदारी हो गई। अब अगर यहाँ पर कोई और परमाणु अभिक्रियाशील आ जाए, जो कि अभिक्रियाशील हो, या हाइड्रोजन और आ जाए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर साझेदारी थी, ये क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस परमाणु के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये असंतृप्त हो गया, यानी कि इसकी संयोजकता अभी भी पूरी की जा सकती है। इसी तरह से त्रिआबंध में है, त्रिआबंध भी टूट सकते हैं और संयोजकता वहाँ पर उसकी पूरी की जा सकती है दूसरे परमाणुओं के द्वारा। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे किसका, एल्कीन और एल्काइन का।
एल्कीन में द्विआबंध है और एल्काइन में त्रिआबंध है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी की और प्रकार्यात्मक समूहों की। सबसे पहले हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी है क्या? देखो, जब किसी भी कार्बन यौगिक में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या एक समान रूप से बढ़ती चली जाएगी, उसे कहा जाएगा सजातीय श्रेणी। साथ ही साथ इसके अंदर संरचनाएं और रासायनिक गुण जो हैं वो समान होंगे और इन्हें क्या कहा जाएगा? इनको समजात कहा जाएगा। जैसे किसी भी दो यौगिकों के आणविक सूत्र में CH2 का फर्क रहेगा। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। एल्केन हमारे पास है CnH2n+2। तो देखो कैसे होगा। पहला हमारे पास एल्केन है मीथेन। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। कैसे आया? अगर इस फॉर्मूला से देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या मिल गया? एक कार्बन था तो कार्बन के साथ 1 नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ से देखेंगे तो 2 और 2 4, तो ये बन जाएगा CH4। ये है हमारा मीथेन। इसी तरह से आगे हम बात करें इथेन की। एथेन भी लिख सकते हैं इसको। तो वहाँ पर 2 कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की संख्या 2 हो गई, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? 2 × 2 = 2, यही होगा ना। तो इसको देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4+2 H6। ये किसका फॉर्मूला बन गया? एथेन का। ठीक, इसी तरह से आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। इसी तरह से आगे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। प्रोपेन में कार्बन 3 है, ब्यूटेन में कार्बन 4 है, पेंटेन में कार्बन 5, हेक्सेन में कार्बन 6 और हेप्टेन में कार्बन 7 और ऑक्टेन में कार्बन 8। ये हमेशा एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के लिए एक समान रहेंगे। कार्बन की संख्या हमेशा समान रहेगी। किसकी बदलेगी? हाइड्रोजन की संख्या बदल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो C3H, अगर इस फॉर्मूला से देखेंगे तो क्या होगा? 2 × 3 + 2, ये क्या बन जाएगा? 6 × 2 8, तो ये बन जाएगा C3H8। इसी तरह से C4H
10, C5H12, C6H14, C7H16 और C8H18। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा था कि CH2 हर एक यौगिक में CH2 का डिफरेंस आएगा, तो करके देख लेते हैं कैसे। देखो, प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन में है C3H8 और एथेन में क्या है, एथेन में है C2H6। अब अगर यहाँ पर देखो घटाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन 8 में से 6 यानी कि कितने एक्स्ट्रा हैं, 2, और कार्बन 3 में से 2 यानी कि 1, तो कितने का फ़र्क आया, CH2 का फ़र्क आया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन हमने पढ़ा द्विआबंध है, कितने आबंध है, द्विआबंध है, यानी कि कार्बन के परमाणुओं के बीच में 2 आबंध आएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इथीन की बात करेंगे। क्यों हमने इथीन की बात की, क्योंकि उससे पहले मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन था, तो वहाँ तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इथीन की। ठीक है, एल्केन के यौगिकों को हमने एन अंत में लगाया, एल्कीन में हम ईन आखिर में लगाएंगे, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हो गई, तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CnH2n। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे होगा, मान लो हमें निकालना है प्रोपीन के लिए, प्रोपीन हमें मालूम है प्रोप यानी कि C3। ठीक है, एन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो H कैसे निकालेंगे, 2 × 3, यानी कि ये बन जाएगा C3H6। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6। प्रोपेन का क्या था, C3H8 था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम ब्यूटीन का, पेंटीन का, हेक्सीन का आगे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में त्रिआबंध होगा कार्बन परमाणुओं के बीच में, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो C3 लिया हमने, तो कितना होगा, ये बन जाएगा हमारा C3H4। कैसे होगा, आओ देखते हैं। 3 कार्बन है, प्रोपाइन, प्रोपाइन। देखो कैसे होगा, 3 कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन के बीच में 1 आबंध है, और 2 कार्बन के बीच में 3 आबंध है। अब इस कार्बन और इस कार्बन की सबसे पहले इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं। 3 संयोजकता यहाँ पूरी है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन की अगर देखें
तो 1 2 3 और 1 4 इसकी संयोजकता पूरी है, तो इसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। और इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ 1 संयोजकता पूरी है, तो ये बाकी 3 हाइड्रोजन ले सकता है। तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने आबंध बना लिया। तो अब देखो कितने 3 कार्बन हुए और 4 हाइड्रोजन हो गए। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बन गया, C3H4 बन गया। ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो बात थी सजातीय श्रेणी की, कि किस तरह से हम आगे अनेक श्रृंखलाओं को निकाल सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इनकी अलग अलग संरचनाएं बना सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो उनकी संरचनाएं भी विभिन्न प्रकार की होती जाएंगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, पर क्या होगा, उनकी श्रृंखलाएं या उनकी शाखाएं या उनके वलित संरचनाएं बन जाएंगी और अनेकों अनेक तरह के यौगिक बनना शुरू हो जाएंगे। उदाहरण हम लेते हैं, ये कहलाएंगे समावयव। जैसे मान लो हमने लिया ब्यूटेन का उदाहरण। ब्यूटेन हमारे पास था C4H10, यही था। अब देखो इसके हम संरचनाएं बनाकर देखते हैं, हम कितने प्रकार की संरचनाएं बना सकते हैं। सबसे पहले साधारण बनाते हैं एक श्रृंखला। ठीक है, यहाँ हम हाइड्रोजन लिखते हैं। ये हो गया इसका साधारण स्ट्रक्चर, साधारण संरचना हो गई। अब इसके बाद एक काम मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं इसकी एक शाखा बना सकती हूँ। इस तरह से बना सकते हैं ना। कैसे होगा फिर देखो, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना। तो क्या हुआ, अनेक प्रकार की संरचनाएं बन गई। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस संरचना में हाइड्रोजन के गुणों में अंतर आया। ठीक है, यहाँ C4H10 था, यहाँ C4H10 था, और यहाँ पर क्या हो गया, C4H कम हो गए, हाइड्रोजन कम हो गए। अब हम बात करते हैं पेंटेन की। पेंटेन में C5H12 था। ठीक है, और इसको साधारण संरचना बनाई जा सकती है चेन में, यानी कि श्रृंखला में। फिर अलग अलग तरह से शाखाएं बनाई जा सकती हैं। मैं यहाँ हाइड्रोजन अभी नहीं लिख रही हूँ सभी में। ये अलग है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका वलित संरचना भी बन सकती है।
है ना। तो हर एक पदार्थ के, हर एक यौगिक के, हर एक कार्बन के यौगिक के हम विभिन्न संरचनाएं बना सकते हैं। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी संरचनाओं का नंबर भी बढ़ता जाएगा। ये चीज़ हम याद रखें। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं और हम यहाँ पर अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात कर रहे हैं तो हम बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। मान लो हम मीथेन का उदाहरण ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो गई हर एक हाइड्रोजन की, और इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह से 2 कार्बन के तत्वों को जोड़ा जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने जब इनको जोड़ लिया तो ये आबंध बन गए, 2 सहसंयोजी आबंध बन गए, और ये है आबंध संरचना। जब हम बिंदु दिखाएंगे तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और जब हम रेखाएं दिखाएंगे, लाइंस दिखाएंगे, तो ये कहलाएगी आबंध संरचना। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह हैं क्या बच्चों? प्रकार्यात्मक समूह कोई भी वह तत्व है जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को विस्थापित करके अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और गुण किसके आएंगे? गुण उस तत्व के आएंगे जो आकर कार्बन से जुड़ा है। अब चाहे कार्बन की चेन कितनी भी लंबी है, उसका कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। जो विशिष्ट गुण आएंगे वो प्रकार्यात्मक समूह के आएंगे। और हमारे पास विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप आया है हेलोजन से। अब हेलोजन क्या है? तो 17वां ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो ग्रुप है ये है हेलोजन्स। यानी कि इनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनको जब भी जुड़ेंगे, ये कार्बन यौगिक के साथ जुड़ेंगे तो इनका नाम पहले लिया जाएगा। मान लो क्लोरीन जुड़ा, किससे जुड़ा? C2H5Cl बनाया। ठीक है, तो ये क्या बना? ये क्लोरीन जुड़ गया एक हाइड्रोजन की जगह इथेन के साथ, तो ये बन गया क्लोरो इथेन। ठीक है, इसी तरह से क्लोरोप्रोपेन बन सकता है, ब्रोमोप्रोपेन या आयोडो। ठीक है, ये कहलाएंगे हेलो कार्बन यौगिक। ये पहला प्रकार्यात्मक समूह है हमारे पास। अब हम आते हैं अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल में OH ग्रुप जुड़ेगा, कार्बन यौगिक के साथ क्या जुड़ेगा? OH ग्रुप जुड़ेगा एक हाइड्रोजन की जगह पर।
तो ये कैसे हुआ, मान लो एथेन के साथ जोड़ा C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या जुड़ गया, अल्कोहल जुड़ गया। और इसको हम एथेन को अब क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। एथेनॉल जो आमतौर पर अल्कोहल का रूप यूज होता है वो है एथेनॉल। और मेथेनॉल जो है वो जहरीला होता है, ठीक है बच्चों। एथेनॉल भी कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र मात्रा में यह भी जहरीला होता है। और इसी तरह से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल आगे बनते जाएंगे, ठीक है। ऑल लगेगा, आखिर में क्या लगा, ओल। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में ग्रुप आएगा CHO और जैसे C2H5 और इसके साथ CHO, ये जुड़ेगा कार्बन के साथ। कैसे, हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन से आगे, पर जुड़ेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो प्रोपेनल क्या बना, प्रोपेनल, एथेनल या ब्यूटेनल। देखो प्रोपेनल, आखिर में अल लगेगा, इसके नाम में आखिर में अल लगेगा। और ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप है। इसी तरह से कीटोन है, कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और इसमें आखिर में क्या आएगा, ओन, प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन। अब इसी तरीके से द्विआबंध और त्रिआबंध आ जाएंगे, यानी कि एल्कीन और एल्काइन, ठीक है बच्चों। ये है हमारे प्रकार्यात्मक समूह। अब इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणों की, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।